पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्रमांक 9 सन 1932 1 अक्टूबर 1932 से प्रवृत्त हुआ। जिसकी प्रमुख धाराएं दी हुई हैं। चैप्टर 1 में प्रारंभिक है, अध्याय में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेकंड धारा सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 3 1872 के अधिनियम संख्या 9 के उपबंधों का लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872 चैप्टर 2 द नेचर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भागीदारी की प्रकृति। अध्याय 2 में भागीदारी की प्रकृति में बताया गया है। सेक्शन 4 कहता है कि भागीदार कौन है। भागीदार, फर्म और फर्म का नाम, इनकी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। सेक्शन 5 कहता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती है। सेक्शन 6 कहता है भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग। मोड ऑफ डिटर्मिनेशन डिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधीन भागीदारी। सेक्शन 8 पार्टिकुलर्स पार्टनरशिप, विशिष्ट भागीदारी। चैप्टर 3 है भागीदारी के एक दूसरे के प्रति संबंध क्या होंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर। इसमें 9 से लेकर 17 सेक्शन है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर। सेक्शन 9 कहता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। भागीदारों के साधारण कर्तव्य क्या है। 9 कहता है। 10 कहता है कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस काज्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अर्थात भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा। व्यापार अवरोधी करार, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 11 में ही है। सेक्शन 12 कहता है कारोबार का संचालन, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटीज, पारस्परिक अधिकार और दायित्व क्या होंगे। सेक्शन 14 कहता है फर्म की संपत्ति क्या होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। 15 फर्म की संपत्ति का उपयोजन, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, भागीदारों द्वारा उपार्जित व्यक्तिगत लाभ क्या होंगे। सेक्शन 17 कहता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य। ये चैप्टर 3 है ये, जिसमें सेक्शन 9 से लेकर 17 तक है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर, भागीदारों के एक दूसरे के प्रति क्या संबंध होंगे, इसके बारे में बताया गया। चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, पर व्यक्तियों से भागीदारों के संबंध क्या होंगे, ये चैप्टर 4 में बताया गया है, जिसमें 18 से लेकर के 30 तक धाराएं हैं। सेक्शन 18 कहता है कि पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, भागीदार फर्म का अभिकर्ता होगा। सेक्शन 19 कहता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार होगा। सेक्शन 20 कहता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, भागीदारी के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बंधन। इन्हीं पार्टनर्स के क्या क्या
इम्प्लाइड और पार्टनर्स की अथॉरिटी क्या क्या होगी, ये सेक्शन 20 बताता है। सेक्शन 21 कहता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, भागीदारी का आपात में अधिकार क्या होगा। सेक्शन 22 मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग। सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर, भागीदारी द्वारा स्वीकृतियों का क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 24 कार्यकारी भागीदारी को दी गई सूचना का क्या प्रभाव होगा। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। 25 फर्म के कार्यों के लिए भागीदारी का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। 26 भागीदारी के सदोष कार्यों के लिए फर्म का क्या दायित्व होगा, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। 27 लायबिलिटीज ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का क्या दायित्व होगा। 28 होल्डिंग आउट, व्यपदेशन। 29 भागीदार के हित के अंतर्वृत्ति के क्या अधिकार हैं, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। सेक्शन 30 माइनर्स एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, अप्राप्त व्ययों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना। अब आते हैं चैप्टर 5 में, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार। इसमें सेक्शन 31 से लेकर के 31 से लेकर 38 तक दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। 31 में कहा गया कि भागीदार का प्रविष्ट किया जाना। 32 में भागीदार का निवृत्त होना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 33 में बताया भागीदार का निष्कासन, एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर। 34 भागीदार का दिवाला, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। 35 मृत भागीदार की संपदा का दायित्व क्या होगा, लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। 36 सेक्शन कहता है कि बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारोबार चलाने का अधिकार, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, व्यापार अवरोधी करार, जिसमें कहा गया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 36 कहता है 37 कहता है कि राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चातवर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार होता है। 38 चल प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। अब आते हैं चैप्टर 6 में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का विघटन क्या होगा। इसमें 39 से लेकर 55 तक सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 39 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का विघटन कैसे होगा। 40 में करार द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। और 41 वैश्विक विघटन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 42 किसी आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। 43 इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। 44 में है न्यायालय द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। 45 में विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व, लायबिलिटीज फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। 46 विघटन के पश्चात कारोबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस ओन्ड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। 47 कहता है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पज ऑफ द वाइंडिंग अप, परिसमापन के प्रयोजन के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार। 48 कहता है भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स। 49 फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदाय, पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड सेपरेट डेप्ट। 50 कहता है विघटन के पश्चात उपार्जित व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। 51 समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी,
रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन पर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। 52 अधिकार जहाँ की भागीदारी की संविदा कपट या दुर्व्यवहार के कारण विखंडित कर दी गई है। राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। 53 फर्म का नाम या फर्म की संपत्ति को उपयोग में लाने के अवरुद्ध करने का अधिकार। राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। 54 व्यापार और रोधी करार एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। 55 विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार क्या होंगे? राइट ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ गुडविल। व्यापार और रोधी करार एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। चैप्टर 7 फर्मों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। 56 कहता है इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति। पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। 57 रजिस्ट्रारों को की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार 57 कहता है। 58 कहता है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। 59 रजिस्ट्रीकरण। 60 फर्म नाम और कारोबार के मुख्य स्थान और में हुए परिवर्तनों का अभिलेख। रिकॉर्डिंग ऑफ अल्टरेशन इन फर्म नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। 61 शाखाओं के बंद करने और खोलने का टिप्पणी किया जाना। नोटिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। 62 भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीली का टिप्पणी किया जाना। नोटिंग ऑफ चेंज इन नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। 63 फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अवलोकन। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अप्राप्त व्यय के प्रत्याहरण का अभिलेखन। रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ माइनर। 64 भूलों का परिशोधन। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। 65 न्यायालय के आदेश से रजिस्ट्रार का संशोधन। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 66 रजिस्टर और फाइल की कई दस्तावेजों का निरीक्षण। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स। 67 प्रतियों का दिया जाना। ग्रांट ऑफ कॉपी। 68 साक्ष्य के नियम रूल्स ऑफ एविडेंस। 69 रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। 70 में मिथ्या विशिष्टियाँ देने के लिए शास्ति पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पार्टिकुलर। 71 नियम बनाने की शक्ति पावर टू मेक रूल्स राज्य सरकार को है। अब चैप्टर 8 है अनुपूरक सप्लीमेंटल। 72 सेक्शन कहता है लोक सूचना देने का ढंग मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। 73 को हटा दिया गया है, रिपेल कर दिया गया। 74 में व्यावृत्तियाँ दी हुई हैं सेविंग्स, जिसमें शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड। भागीदारी अधिनियम 1932 में कुछ आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें भागीदारी की परिभाषा धारा 4। भागीदारी संबंध संविदा के उद्भूत होता है, न कि हैसियत या परिस्थिति से। यह किस धारा में लिखा गया है? धारा 5 में। भागीदारी के निर्माण के लिए कारोबार का होना आवश्यक है। कारोबार की परिभाषा किसमें दी गई है? कारोबार के लाभ में हिस्सा लेना भागीदारी के निर्माण का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, परंतु निर्णायक साक्ष्य नहीं है। यह किस धारा का उपबंध है? धारा 6 का। फर्म के कारोबार की प्रतियोगिता में कारोबार न करने के भागीदार के कर्तव्य संबंधित उपबंध किसमें मिलता है? ये सेक्शन 16B में।
किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा केवल फर्म के प्रयोजन हेतु धारित और उपयोजित की जानी चाहिए। ये किस धारा में दिया हुआ है? धारा 15 में। भागीदारों का कार्य फर्म पर बंधनकारी होता है, जबकि फर्म के कारोबार को प्रयोजन हेतु किया गया है और भागीदार के प्राधिकार के अंतर्गत है। भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है। प्रत्येक भागीदार के कारोबार के प्रयोजन हेतु फर्म का अभिकर्ता होता है और परिणाम स्वरूप यदि वह ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वह अव्यक्त रूप से अधिकृत है या जिसे करने का उसे विवक्षित प्राधिकार प्राप्त है, तो उसका कार्य फर्म पर बंधनकारी होगा। भागीदारों के विवक्षित प्राधिकार पर प्रतिबंध, ये धारा 19 सब क्लास 2 और 20 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि भागीदारी फर्म के उस कार्य के लिए दायी नहीं होगा जो उसके भागीदारी बनने के पूर्व या उसके भागीदारी छोड़ने के बाद किए गए हैं। उसका अपवाद इनमें से किस में मिलता है? ये धारा 32 में मिलता है। व्यपदेश के आधार पर दायित्व का उपबंध किस धारा में है? धारा 28 में। व्यपदेश का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ये भागीदारी अवयस्क में लागू नहीं होता है। भागीदारी के फायदों में अवयस्क को सम्मिलित करने का उपबंध किस धारा में है? धारा 30 में। फर्म के विघटन का अर्थ धारा 39 में दिया गया है। संपत्ति या करार द्वारा फर्म के विघटन का उपबंध किस में दिया गया? धारा 40 में। फर्म के अनिवार्य विघटन का उपबंध किस में दिया गया? धारा 41 में। इच्छाधीन भागीदारी के विघटन के लिए लिखित सूचना देनी आवश्यक है। स्थायी असमर्थता के आधार पर धारा 44 के अंतर्गत फर्म के विघटन के लिए वाद स्थायी रूप से असमर्थ भागीदार से भिन्न किसी भी भागीदार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्म के विघटन के बाद किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व का उपबंध किस धारा में दिया गया है? धारा 45 में मिलता है। भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत फर्म को रजिस्ट्रीकृत कराना अनिवार्य नहीं बनाया गया है, ये कथन सत्य है। कौन सा वाद रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव से संबंधित है? श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम यासीन खां। जिस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि फर्म के रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन पर व्यक्ति के हित का संरक्षण करना है, वह कौन सा केस है? केस है मदन लाल बनाम बादाम भाई। भागीदारी समुत्थान कंपनी के समान एक विधिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्यष्टिक भागीदारों का एक समूह है। ये किस केस में कहा गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्सेस कमलेश वादीलाल मेहता 2003। ये ACC 349 AIR 2003 SC 1096। एक भागीदारी फर्म भागीदारों का एक समूह है तथा एक विधिक व्यक्ति नहीं है। ये किस केस में कहा गया है? तन्ना एंड मोदी बनाम CIT 2007 7 ACC 434 AIR 2007 AC 2301 SC 2301। भागीदारी फर्म एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व नहीं है। फर्म का नाम संक्षिप्त नाम है जो कि भागीदार को दिया जाता है तथा भागीदार इसकी आस्तियों के वास्तविक स्वामी होते हैं। किस केस में कहा गया? यन खांडेरवली साहेब बनाम यन गुड्डू साहेब 2003
3 SCC 229 AIR 2003 SC 1524। एक हिंदू अव्यक्त परिवार प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी फर्म का भागीदार नहीं बन सकता, क्योंकि एक फर्म व्यष्टिकों का संगम होती है, व्यक्तियों का समूह। जैसे एक फर्म अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी नहीं कर सकती, किसी संयुक्त हिंदू परिवार की परिस्थिति भागीदारी फर्म से अच्छी नहीं हो सकती। ये किस केस में कहा गया? रसिक लाल एंड कंपनी बनाम CIT 1998 टू SCC 49 AIR 1998 SC 401। किसी भागीदारी फर्म में भागीदार का फर्म से पृथक अपना अस्तित्व भी होता है, अतः उसकी निजी संपत्ति पर वह अपना अधिकार बनाए रखता है, जिसे